हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में फ्रॉम लेक्चर नंबर 21 टू 24 हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स से की थी, फिर बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी थी। उसके बाद बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बाद हम लोगों ने फिनॉल की मैन्युफैक्चरिंग देखी, फिर एथाइल बेंजीन, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स थे बेसिकली बेंजीन के। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टायरीन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी की थी। बेसिकली शुरू के 4 लेक्चर्स हमने डिवोट किए जो बेंजीन कंपाउंड बेंजीन है और उसके जो इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं उनके स्टडी के बारे में। लेकिन बेसिकली इस यूनिट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली जो मेजर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या जो बेसिस हैं या जो बेस हैं पूरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे बेंजीन, टॉलुइन और ज़ाइलीन, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के भी बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग का तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो डीअल्काइलेशन ऑफ टॉलुइन से पढ़ा था। लेकिन बेसिकली डीअल्काइलेशन ऑफ टॉलुइन के लिए नेसेसरी है कि टॉलुइन एज ए फीड स्टॉक हम लोग को ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो टॉलुइन हमारे पास होगा तभी हम उसका डीअल्काइलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली अब नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, मोस्ट लाइकली 2 या 3 लेक्चर्स में, हम लोग एरोमेटिक्स के प्रोडक्शन के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि एरोमेटिक के प्रोडक्शंस के कौन कौन से मेथड्स हैं, फिर उनसे किस तरह सेपरेशन किया जाता है। क्योंकि सेपरेशन जो है एरोमेटिक्स का, जो भी प्रोसेस हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हो, चाहे स्टीम क्रैकिंग हो, चाहे कैटालिटिक क्रैकिंग हो या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग हो, सारे प्रोसेस में सेपरेशन जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं एरोमेटिक्स के, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे टॉलुइन है, टॉलुइन पे ज़ाइलीन है, और ज़ाइलीन में 3 एक्चुअली आइसोमर्स होते हैं, ऑर्थोज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन और मेटाज़ाइलीन, ऑर्थो मेटा पैराज़ाइलीन्स। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत क्लोज होते हैं, तो उनको सेपरेशन जो है ना एक बड़ा टास्क है इस प्रोसेस में। तो हम लोग बेसिकली अब जो है एरोमेटिक प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनके सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एरोमेटिक जो प्रोडक्शन के वेरियस अगर फॉर्म्स की बात की जाए, तो जो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था, और ऑलमोस्ट 30 to 35% जो एरोमेटिक प्रोड्यूस किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, या मोर देन 35% जो है ना वो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। और हम लोगों ने सोर्स देखे थे, तो कुछ सोर्सेज जैसे कोल से भी सर्टेन अमाउंट में एरोमेटिक्स कंपाउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसमें बेसिकली बेंजीन का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, बेंजीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है अगर कंपोजिशन वाइज बात करें। लेकिन वो मेजर प्रोसेस नहीं है। मेजर प्रोसेस में ये कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस आता है, और एक हम लोगों ने स्टार्टिंग में नेफ्था की स्टीम क्रैकिंग पढ़ी थी। तो वहाँ से जो ड्यूब्यूटेनाइज़र था, अगर आप फ्लोशीट रिकॉल कर रहे हो, तो ड्यूब्यूटेनाइज़र से भी हम लोग को एक एरोमेटिक फ्रैक्शन मिलता था बेसिकली। तो कैटालिटिक क्रैकिंग करेंगे या स्टीम क्रैकिंग करेंगे हम लोग नेफ्था की, लेकिन बेसिकली वहाँ पे लाइट नेफ्था लेते थे, क्योंकि हमारा जो पर्पस था वहाँ पे वो ओलिफिन्स प्रोड्यूस करना था, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और ब्यूटाडाइन मेजरली प्रोड्यूस करना था। तो इसलिए हम लोगों ने लाइटर नेफ्था यूज़ किया था उस प्रोसेस में। लेकिन वहाँ से भी जो एक कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है उसको पायरोलिसिस गैसोलीन कहते थे, जो डीब्यूटेनाइज़र से, जो हम लोग डीब्यूटेनाइज़र से 2 स्ट्रीम्स निकालते थे, एक जो है ब्यूटेन और उससे लाइट फ्रैक्शंस की होती थी, और जो दूसरा कंपोनेंट होता था वो हैवियर कंपोनेंट होता था, बेसिकली उसमें एरोमेटिक्स होते थे। तो उसको फिर हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाके वहाँ से एरोमेटिक सेपरेट कर लेते थे। लेकिन बेसिकली एरोमेटिक के पूरा फ्रैक्शन सेपरेट करते थे, इंडिविजुअल एरोमेटिक्स नहीं सेपरेट करते थे। तो उसको फर्दर प्रोसेस करके अब वहाँ सेपरेशन से हम लोग यहाँ पे वेरियस जो सेपरेशन मेथड्स हैं, डिस्टिलेशन है या आइसोटॉपिक डिस्टिलेशन है या एड्जॉर्प्शन है, उससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एक और प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो मेजर प्रोसेस अपना था कि जो हम लोग क्रूड ऑयल है उसकी जो रिफाइनिंग करते हैं, तो या क्रूड ऑयल की विदाउट रिफाइनिंग में भी जो एरोमेटिक के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं,
तो वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लें एरोमेटिक को, तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करके हम लोग एरोमेटिक्स को एक्सट्रैक्ट कर दे सकते हैं। अब जो है ना उसकी भी डिमांड जो है ना, मतलब अगर कंपोजिशन देखें उसका प्रोपोर्शन शेयर तो इंक्रीज़ होता जा रहा है एरोमेटिक के प्रोडक्शन में। तो बेसिकली हम लोग जो इंटरेस्टेड हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम लोग एरोमेटिक्स के प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हैं और एरोमेटिक प्रोडक्शन फ्रॉम लिक्विड एंड गैस फीड स्टॉक। तो बेसिकली लिक्विड फीड स्टॉक में नेफ्था आता है। नेफ्था वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और नेफ्था बेसिकली हम लोग नेफ्था जो डिफ़ाइन करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के रेंज के हिसाब से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि नेफ्था के बॉइलिंग रेंज क्या है, उसके हिसाब से वो डिफरेंट फीड स्टॉक के लिए यूज़ होता है। वो नेफ्था जो है वो यूज़ होता है आपकी स्टीम क्रैकिंग में, जो हम लोगों ने देखा था थर्ड यूनिट के स्टार्टिंग में स्टीम क्रैकिंग की हेल्प से हम लोगों ने बनाया था एथिलीन, प्रोपिलीन, वेरियस जो ओलिफिन्स हैं। दूसरे प्रोसेसेस में नेफ्था जो है वो फर्टिलाइज़र प्लांट में भी यूज़ होता है, लेकिन जो मेजर यूज़ है नेफ्था का उसको या तो हम लोग कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करते हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग करके हम लोग उसको कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करके हमारा दो पर्पज़ होता है बेसिकली। जो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग की बात करें तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग जो बेसिकली क्या एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, कुछ हैवी नेफ्था होते हैं बेसिकली, नेफ्था की कई रेंज है, बेसिकली 3 रेंज में उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नेफ्था की अगर बात की जाए नेफ्था, तो बेसिकली नेफ्था क्या है, कार्बन नंबर के बेसिस पे नहीं डिफाइन करते हैं हम लोग। जो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं बेसिकली उनको जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो बॉइलिंग रेंज के हिसाब से डिफाइन करते हैं, हमेशा बॉइलिंग रेंज के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि एक सर्टेन बॉइलिंग रेंज है, उस रेंज में जो भी कंपाउंड्स आ रहे हैं तो उसको एक नाम दे देते हैं। तो जो जैसे अगर नेफ्था की बात की जाए तो नेफ्था बेसिकली ये जो कंपाउंड होता है एक लाइट हाइड्रोकार्बन होता है अगर कहा जाए, तो एक गैसोलीन रेंज में जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो, गैसोलीन रेंज में हो, तो गैसोलीन रेंज में मतलब डिफरेंट बॉइलिंग फ्रैक्शंस हैं, कोई एक फ्रैक्शन तो है नहीं कि सिर्फ एक ही फ्रैक्शन में वो होता है, बॉयल होता है। तो बॉइलिंग रेंज की अगर बात की जाए तो उसमें कार्बन नंबर एक ही हो सकता है, जैसे C5 है, C5 मतलब 5 कार्बन एटम्स हैं इसमें, वो 85 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल हो सकता है। वो उसी पे 110 डिग्री सेल्सियस का एक बॉइलिंग रेंज भी हम लोग ले सकते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस का एक बॉइलिंग रेंज ले सकते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस के भी बॉइलिंग रेंज में उसमें 5 ही कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, लेकिन जो बॉइलिंग रेंज होंगी उनकी डिफरेंट होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम होता है उसमें एक केमिकल स्पेसिफिक कंपाउंड तो होता नहीं, वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, 1000 कंपाउंड्स उसमें होते हैं। तो एक ही कार्बन मतलब सेम कार्बन नंबर के कंपाउंड, जैसे 5 कार्बन है तो डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, और जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे नॉर्मल पैराफिन हो सकती हैं, ओलिफिन बेसिकली बहुत कम अमाउंट में होती हैं गैस इसमें क्रूड ऑयल में, लेकिन ओलिफिन्स भी बहुत स्मॉलर कंटेंट में हो सकती हैं। फिर साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, बेसिकली नेफ्थीन हो सकती हैं। तो डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पे बॉइलिंग पॉइंट उनके स्ट्रक्चर पे और बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है कि उनके जो कार्बन के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट उस कंपाउंड का। तो जैसे 175, इसी तरह अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस तक जो बॉइलिंग रेंजेस होते हैं वो C5 को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मतलब C5 कट जो है, ये ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ C5 ही कार्बन 5 कार्बन की रिंग हो, 5 कार्बन एटम हो। तो बेसिकली ये जो बॉइलिंग रेंज है इसके बेसिस पे जो नेफ्था को हम लोगों ने डिवाइड किया डिफरेंट फ्रैक्शंस में। तो एक फ्रैक्शन को अगर हम लोग बोलें तो 60 to 85 डिग्री सेल्सियस, 60 to 85 डिग्री सेल्सियस जो नेफ्था है एक बॉइलिंग, इनको जो नेफ्था को यूज़ करते हैं डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेस के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 3 बॉइलिंग रेंजेस में हम लोगों ने नेफ्था जो अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उनको क्लासीफाई किया। एक 60 to 85 डिग्री सेल्सियस के हिसाब बॉइलिंग रेंज का जो नेफ्था है, दूसरा 85 to 110
110 डिग्री सेल्सियस का जो बॉइलिंग रेंज का नेफ्था है, और थर्ड जो नेफ्था है वो 110 से 140 डिग्री सेल्सियस तक के बॉइलिंग रेंज का नेफ्था, जो हम लोग सेपरेटली यूज़ करते हैं। बाकी जो अगर नेफ्था की बॉइलिंग रेंज की बात की जाए तो नेफ्था बॉयल जो कंपाउंड्स नेफ्था हम जिनको हम कॉल करेंगे वो 200 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल होंगे जो, लेकिन जो मेजर यूजेस के हिसाब से हम लोग नेफ्था को अगर वो करें तो अगर नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट ऐसे फ्रैक्शन आपने लिया जो बॉयल हो रहा है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप टू 100 लेस देन और इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग रेंज, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट नेफ्था। और अगर वही जो नेफ्था का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 150 है, 150 से ज़्यादा, 150 से 200 तक है, तो उसको हैवी नेफ्था हम लोग बोलते हैं। लाइट नेफ्था है ये अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट इस रेंज में है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बेसिकली हैवी नेफ्था बोलते हैं। और अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट इस रेंज में फॉल करता है 100 टू 150 की रेंज में, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट नेफ्था या उस मान लीजिए जो फ्रैक्शंस आपने लिए हैं उसका बॉइलिंग रेंज इस रेंज में फॉल करता है, तो बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट नेफ्था। इंटरमीडिएट नेफ्था। तो ये नेफ्था के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूरी था क्योंकि नेफ्था इंपॉर्टेंट फीड स्टॉक है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। तो बेसिकली अगर हम लोग फ्रैक्शंस की बात की जाए, फ्रैक्शंस के बेसिस पे हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, तो 3 फ्रैक्शंस के बेसिस पे यूज़ किया जाता है। एक फ्रैक्शन 60 टू 85 डिग्री सेल्सियस का है, दूसरा है 85 टू 110 डिग्री सेल्सियस का, और फिर तीसरा फ्रैक्शन है जो 110 टू 140 डिग्री सेल्सियस का नेफ्था है। और बॉइलिंग रेंजेस के हिसाब से अगर 100 डिग्री से कम है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको लाइट नेफ्था बोलेंगे। 150 से ज़्यादा है तो उसको हैवी नेफ्था, और 100 टू 150 के बीच में है तो उसको इंटरमीडिएट नेफ्था बोला जाता है। अब बेसिकली ये कैटालिटिक रिफॉर्मिंग होती क्या है, तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में बेसिकली क्या है, प्रोसेस है, कन्वर्जन प्रोसेस है, बेसिकली केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो नेफ्था होता है, नेफ्था किस टाइप का, बेसिकली हैवी नेफ्था होता है, या ये कहिए कि लो ऑक्टेन नेफ्था। एक्चुअली ऑक्टेन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो जो लो ऑक्टेन नेफ्था होता है उसको हाई ऑक्टेन गैसोलीन को प्रोड्यूस करने के लिए, या आप एरोमेटिक जो है जो रिच हों आपकी BTX में, तो बेसिकली स्टीम रिफॉर्मिंग क्या हुई, स्टीम अगर रिफॉर्मिंग की बात करें तो स्टीम रिफॉर्मिंग एक प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस क्या चीज़, गैसोलीन रेंज के जो कंपाउंड हैं या एरोमेटिक कंपाउंड हैं। और एरोमेटिक में बेसिकली BTX रेंज के कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टीम रिफॉर्मिंग ये लास्ट जो सिलेबस है आप लोग का पेट्रोलियम रिफाइनिंग लास्ट उस सेमेस्टर में हुआ था रहा होगा, तो उसमें जो गैसोलीन रेंजेस के लिए जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, बेसिकली ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करने के लिए गैसोलीन में एज ए एडिटिव यूज़ करने के लिए, गैसोलीन का कंपोनेंट है तो गैसोलीन बनाने के लिए आप कहा जाए तो स्टीम कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस पूरा आपने डिटेल में पढ़ा होगा। थोड़ा सा पोर्शन हम लोग उसका कवर करेंगे, लेकिन बेसिकली क्योंकि पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे कि नेफ्था है उसकी हम लोग जो कैटालिटिक क्रैकिंग कर रहे हैं वो एरोमेटिक प्रोड्यूस करना हमारा टारगेट है। तो बेसिकली जो हम लोग ये कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कर रहे हैं, सॉरी अगर कैटालिटिक क्रैकिंग कहा तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग हम लोग कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का फीड स्टॉक हम लोग ले रहे हैं। तो बेसिकली फीड स्टॉक पे डिपेंड करता है कि फीड स्टॉक हम लोग क्या लेंगे तो हम लोग को कौन सा कंपाउंड मिलेगा। तो अगर जैसे एरोमेटिक की बात करें हम लोग, तो एरोमेटिक्स अगर हम लोग को डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि गैसोलीन रेंज के जो भी ऑक्टेन गैसोलीन या गैसोलीन रेंज के भी कंपाउंड्स मिल सकते हैं रिफॉर्मिंग से, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था से, और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। तो जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा, अगर एरोमेटिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग का फॉर्म हो। तो बेसिकली वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा फ्रैक्शन लेंगे तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा। तो अगर हम लोग जैसे ये 60 टू 85 या 90 डिग्री सेल्सियस वाला फ्रैक्शंस लेते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग के लिए, तो हम लोग को वहाँ पे बेंजीन मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मेजर फ्रैक्शन मिलता है।
लेकिन अगर हमें टॉलुइन चाहिए तो 85 टू 110 डिग्री सेल्सियस का नेफ्था हम लोग को चाहिए। लेकिन हमारा अगर जैसे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपका ज़ाइलिन है, क्योंकि ज़ाइलिन मतलब जो बेंजीन सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है एरोमेटिक्स में, उसके बाद ज़ाइलिन आता है, क्योंकि ज़ाइलिन को टेरेफ्थैलिक एसिड के लिए यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, और टेरेफ्थैलिक एसिड जो यूज़ होता है पॉलिस्टर के लिए यूज़ होता है। तो पॉलिस्टर फर्दर जो है ना, फैब्रिक के लिए जो क्लॉथ्स हमारे होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसके सिंथेसिस प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ज़ाइलिन भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है। तो ज़ाइलिन फ्रैक्शन अगर हम लोग को प्रोड्यूस करना है तो हम लोग को 100 टू 140 वाला बॉइलिंग रेंज लेना पड़ता है। तो बेसिकली यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये कैटालिटिक रिफॉर्मिंग प्रोसेस है, इसमें जो फीड स्टॉक हम लोग लेंगे हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है उसके बेसिस पे लेंगे। अगर हम लोग को बेंजीन चाहिए मेजर प्रोजेक्ट, तो हम लोग जो नेफ्था लेंगे वो ये इस वाला लाइट नेफ्था लेंगे 60 टू 85 डिग्री सेल्सियस की बॉइलिंग रेंज का जो नेफ्था है। लेकिन हमें पैराज़ाइलिन या ज़ाइलिन कंपाउंड चाहिए, तो जो ये 110 से 140 डिग्री सेल्सियस का जो बॉइलिंग रेंज का नेफ्था है वो हम लोग यूज़ करेंगे। और ये अगर हम लोग को ऑक्टेन ब्लेंडिंग स्टॉक या गैसोलीन रेंज का चाहिए, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग 90 से लेके 140 तक की रेंज का जो है कंपाउंड ये नेफ्था ले लेते हैं। तो बेसिकली ये हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये नेफ्था मतलब हम लोग जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा उसकी बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोडक्ट क्या हमारा फीड स्टॉक कैसा होगा। तो जो स्टीम रिफॉर्मिंग हुआ, हमने पढ़ा कि स्टीम रिफॉर्मिंग में बेसिकली क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को या रीअरेंज कर लेते हैं, और बेसिक कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो मेजर केमिकल रिएक्शन है वो डिहाइड्रोजिनेशन होती है। जो नेफ्थीन्स होती हैं बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कई कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उनको जब क्लासीफाई किया गया तो उनको इस तरह क्लासीफाई किया गया कि कौन कौन से कंपाउंड्स क्रूड ऑयल में हो सकते हैं। तो पहला जो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया वो तो पैराफिन्स डिफ़ाइन किया। पैराफिन्स जो बेसिकली एल्केन थी, एल्केन को पैराफिन कहते हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। फिर दूसरा फ्रैक्शन जो हम लोगों ने डिफ़ाइन किया वो डिफ़ाइन किया था ओलिफिन्स। तो ओलिफिन्स बहुत कम अमाउंट में होती हैं इसमें क्रूड ऑयल में। फर्दर जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट ऑब्टेन होता है, और उसके बाद जब हम लोग नेफ्था की क्रैकिंग करते हैं तब ओलिफिन प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली क्रूड ऑयल में बहुत स्मॉलर अमाउंट में होती है ओलिफिन। लेकिन अगर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा जानना ज़रूरी है कि ओलिफिन्स भी हो सकती हैं। तीसरा जो होता है वो नेफ्थीन्स होती हैं। नेफ्थीन्स होती है। नेफ्थीन्स क्या होती हैं? एक साइक्लिक कंपाउंड होती हैं। साइक्लिक कंपाउंड में क्या हो सकता है आपको? ये प्रोपेन हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, तो जिसमें 6 हैं लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। और मिथाइल हेक्सेन भी हो सकता है, एक कंपाउंड है मिथाइल हेक्सेन। तो मिथाइल हेक्सेन में एक मिथाइल ग्रुप होगा, बाकी ये सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। ये एरोमेटिक नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें 6 कार्बन है, एक कार्बन मिथाइल ऊपर लगा हुआ है, तो 7 कार्बन। तो नेफ्थीन्स हो सकती हैं। और जो चौथा मेजर कंपोनेंट होता है वो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक भी होता है, और एरोमेटिक में भी अगर फर्दर देखें तो एरोमेटिक में तो एक तो BTX टाइप के होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होती है। एक जो होती है नेफ्थलीन्स की, अगर हम बात करें, एक और कंपाउंड होता है, एक नेफ्थीन्स है, एक नेफ्थलीन्स है। नेफ्थलीन्स। तो नेफ्थलीन्स में बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है। जो नेफ्थलीन्स हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होगी, 2 रिंग होगी बेंजीन रिंग, या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगी, तो उनको हम लोग नेफ्थलीन कहेंगे। तो बेसिकली जो क्रूड ऑयल था हमारा उसमें ये 5 कंपाउंड्स हो सकते हैं। जो मेजर पोर्शन है वो डिपेंड करता है कि बॉइलिंग रेंज किस रेंज की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से कंपाउंड मिलता है। तो पैराफिन्स होगा, अच्छा खासा कंटेंट होता है पैराफिन्स का। नेफ्थीन बहुत कम होती, ओलिफिन्स कम होती हैं, नेफ्थीन्स भी होती हैं। तो जो हम लोग रिफाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं स्टीम रिफॉर्मिंग में, उसमें हम लोग चाहते हैं कि नेफ्थीन्स हो। तो नेफ्थीन्स को हम लोग जो है ना डिहाइड्रोजनेशन कर दें। भाई इसका हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकाल देंगे
तो डबल हाइड्रोजन अगर इसमें साइक्लिक कंपाउंड मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन है, ये कार्बन 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 है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारा जो पर्पज़ है, ये जो रिएक्शंस होंगी इस प्रोसेस में वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होंगे। तो इसमें बेसिकली रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं वो देखना चाह रहे हैं हम। इस टीम जो कैटलिटिक क्रैकिंग होगी इसमें, सॉरी कैटलिटिक रिफॉर्मिंग, बार बार कैटलिटिक क्रैकिंग निकल जा रहा है। कैटलिटिक रिफॉर्मिंग जो होगी उसमें एक तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नेफ्थीन्स होगी, और नेफ्थीन्स में मेजरली हम लोग किससे इंटरेस्टेड हैं, एल्काइल साइक्लोहेक्सेन। बेसिकली उसमें साइक्लोहेक्सेन हो, 6 कार्बन की रिंग हो, जिससे वहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो हम लोग को एरोमेटिक्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर 3 कार्बन के रिंग है उससे डिहाइड्रोजिनेशन होने से फिर हम लोग का डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो एरोमेटिक हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा पर्पज़ है कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का वो एरोमेटिक प्रोड्यूस करना है पेट्रोकेमिकल में। फिर दूसरा प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है वो आइसोमराइजेशन ऑफ पैराफिन्स एंड नेफ्थीन्स। जो पैराफिन्स और नेफ्थीन्स हैं उनका आइसोमराइजेशन होता है। जैसे आपकी लीनियर पैराफिन्स हैं तो वो उनकी अगर ब्रांचिंग कर लें हम लोग, कार्बन नंबर सेम रहे आइसोमर्स में, तो आइसोमर्स वही होते हैं जिसमें कार्बन नंबर आपका सेम रहते हैं। कार्बन मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, उनका स्ट्रक्चर बस डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम लीनियर कंपाउंड्स हैं, लीनियर पैराफिन्स हैं, उनको अगर हम लोग ब्रांच पैराफिन में चेंज कर दें तो फिर उनका ऑक्टेन नंबर जानते हैं हम लोग कि ब्रांच पैराफिन्स का जो है ऑक्टेन नंबर हाई होता है। तो वो बेसिकली जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये जो दूसरी रिएक्शन है आइसोमराइजेशन ऑफ पैराफिन्स एंड नेफ्थीन्स। जो तीसरा प्रोसेस है डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन ऑफ पैराफिन्स टू एरोमेटिक्स। ये भी एरोमेटिक्स प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन और पहले डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं पैराफिन्स का। मान लीजिए कि 6 कार्बन की पैराफिन्स है, 6 लीनियर कंपाउंड्स हैं, या 7 की है या 8 की है। बेसिकली हम लोग अप टू 8 इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जो पैराजाइलिन होता है उसमें 8 कार्बन नंबर होते हैं। तो हम लोग मोस्टली जो इंटरेस्टेड हैं इसमें नेफ्था कैसा होना चाहिए हमारा, C5 से लेकर C6 बेसिकली हो तो बेटर है। C6 to C8 to C9 जो अगर कार्बन नंबर हैं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम लोग जो डिफ़ाइन करते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट की रेंजेस के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली जो रिएक्शंस की बात की जाए तो कौन कौन सी रिएक्शन है। एक रिएक्शन तो बेसिकली हो गई डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल या हाइड्रोजन निकालेंगे। वो किसका हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि आपका जो नेफ्थीन्स हैं, नेफ्थीन्स मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, और उसमें भी अल्काइल साइक्लोहेक्सेन। तो जिसमें अल्काइल ग्रुप होगा तो टालुइन और जाइलिन मिल जाएगा हम लोग को, और जो साइक्लिक 6 कार्बन करेंगे उससे बेंजीन मिल जाएगी। तो हम लोग जो मेजर रिएक्शन इंटरेस्टेड हैं डिहाइड्रोजिनेशन में है। दूसरा इंटरेस्टेड हैं हम लोग डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो और साइक्लाइजेशन हो, साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म हो जाए। तो किसका हम लोग चाहेंगे, बेसिकली जो पैराफिन्स हैं उनका ये हो, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो उसमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे तो बेसिकली वो एरोमेटिक्स फॉर्म कर लेंगे। तो हमारे दो जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोसेस के बारे में पढ़ने में, वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ नेफ्थीन्स हैं, और दूसरा क्या है हाइड्रोजन का निकलना, और साइक्लाइजेशन साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होना। वो किसका है, पैराफिन्स टू एरोमेटिक पैराफिन्स का। बेसिकली क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रिएक्शन होती है, ऑलमोस्ट 300 to 400 डिग्री सेल्सियस के बीच रिएक्शन होती है, और बहुत सेलेक्टिव प्रोसेस कैटलिस्ट हम लोग यूज़ इसमें करते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो है मतलब ये रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मतलब साइड रिएक्शंस भी फॉर्म होती हैं, साइड रिएक्शंस भी अकर होती हैं, और जिससे साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। साइड रिएक्शंस की बात की जाए तो बेसिकली इसमें 3 साइड रिएक्शंस देखी गई हैं। पहले साइड रिएक्शन भी बात की जाए तो हाइड्रोक्रैकिंग हो जाती है इसमें, तो पैराफिन्स की हाइड्रोक्रैकिंग हो जाएगी। उसके बाद जो कोक फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो है ना एक बहुत ही अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस है जो कोक फॉर्मेशन हो जाता है। कोक फॉर्मेशन जैसे होता है ना तो कैटलिस्ट को जो डीएक्टिवेट कर देता है वो। और तीसरा जो है डीमेथनेशन रिएक्शन भी होती है। तो बेसिकली इसमें ये सारी अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है। हाइड्रोक्रैकिंग, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब हाइड्रोक्रैकिंग मतलब क्या हुआ कि कार्बन कंपाउंड जो ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके
जो हाइड्रोजनेशन होता है उसमें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोक्रैकिंग जो होती है उसमें ब्रेकिंग होती है, कंपाउंड्स ब्रेक कर जाते हैं। जैसे पैराफिन्स हैं, क्योंकि ओलिफिन्स होंगे तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, लेकिन अगर पैराफिन्स हैं जिसमें सब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्रैक करके दो कंपाउंड बना लेते हैं। बेसिकली वो ज़्यादा स्मॉलर चेन कंपाउंड बना लेंगे, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो चाहते हैं कि लॉन्गर चेन कंपाउंड्स रहें, एटलीस्ट C6 C7 C8 कंपाउंड्स रहें, जिससे जो है हम लोग के एरोमेटिक्स का फॉर्मेशन प्रॉपर हो। तो इसलिए जो ये हाइड्रोक्रैकिंग रिएक्शन है वो भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। और जो डीमेथनेशन है, तो जो जैसे अगर साइक्लिक कंपाउंड कोई है या एरोमेटिक कंपाउंड कोई है उससे मेथेन निकाल देगा, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है। और कोक फॉर्मेशन तो ज़्यादा ही डेंजरस है। वो इसलिए डेंजरस है क्योंकि वो कैटलिस्ट पे कोक जाके डिपॉजिट हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी एक्टिविटी को ये ख़राब कर देता है, एक्टिविटी को कमज़ोर कर देता है, जिससे जो है जो कैटलिस्ट का फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो बेसिकली ये रिएक्शंस हुई हैं। अब ये रिएक्शंस कैसी हैं, थोड़ा सा इनके नेचर के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे। तो जैसे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन निकालना। ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी स्टेबल कंपाउंड से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो बेसिकली वो प्रोसेस बहुत ईजिली नहीं होगा। ईजिली नहीं होगा तो मतलब वो है कि एक्सोथर्मिक नहीं होगा, वो प्रोसेस बेसिकली एंडोथर्मिक होता है। तो जो डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है वो नेफ्थेन्स का बेसिकली वो हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है 210 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होती है। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है ये फास्ट रिएक्शन होती है और ये एक्चुअली ये हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो ये हायर टेम्परेचर पे होती है और लो प्रेशर पे होती है। प्रेशर हम लोग को लो रखना पड़ता है और टेम्परेचर इसमें बेसिकली हाई रखते हैं हम लोग। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम लोग इंटरेस्टेड हैं होने में, अगर हम लोग क्या चाहते हैं उसमें रेजिंग टेम्परेचर हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा और प्रेशर कम रखना पड़ेगा, तब ये प्रोसेस होगा। लेकिन जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इसका है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का नेफ्थेन्स का, जैसे जैसे कार्बन नंबर आपका इंक्रीज़ होता जाएगा फीड में, जैसे ही आप कार्बन नंबर इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है ना कम होती जाएगी। तो बेसिकली समझा जाए तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो स्मॉल कार्बन नंबर्स हैं उनके लिए ज़्यादा फास्ट होती है, जिसमें ज़्यादा कार्बन नंबर्स हैं उसके में जो है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन स्लो होगी। फिर दूसरी रिएक्शन जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि इसमें डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन, पैराफिन्स का पहले हाइड्रोजन उसमें से निकालेंगे, उसके बाद फिर उसमें से उसको साइक्लाइजेशन करेंगे। तो वो जो है और ज़्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर देखें डिहाइड्रोजनेशन में तो जहाँ पे हीट रिक्वायरमेंट थी 210 किलो जूल पर मोल ये थी, इसमें वो वही हीट की रिक्वायरमेंट 250 किलो जूल पर मोल हो जाती है। तो बेसिकली ये और ज़्यादा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये हायर टेम्परेचर पे भी ये भी फेवर होगी और लो प्रेशर पे फेवर होगी। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि वो जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जो नेफ्थेन्स की डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो बहुत फास्ट रिएक्शन है, लेकिन जो डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन है पैराफिन्स की वो इन कंपैरिजन टू बहुत स्लो है। तो जब ये ऑपरेटिंग कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है, मतलब बहुत हायर टेम्परेचर कर देंगे, तब ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब तब इसका जो है ना ये रिएक्शन ज़्यादा तेज़ से प्रोसीड होती है, ज़्यादा स्पीड से प्रोसीड होती है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस थी उसमें उसके बारे में हमने पढ़ लिया। कोक का देखा ही हम लोगों ने कि जो कोक फॉर्मेशन होता है वो जो इंटेंसिव क्रैकिंग हो जाएगी, क्रैकिंग होती है हाइड्रोकार्बन की, तब फिर कोक का फॉर्मेशन होता है। और कोक का फॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो डिपॉजिट हो गया कैटलिस्ट पे। तो ये रिएक्शन जो कोक फॉर्मेशन वाले भी है वो भी हायर टेम्परेचर पे ही फेवर होती है। तो हायर, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर हायर रख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि स्टीम रिफॉर्मिंग ही रिलेटिवली कैटलिटिक क्रैकिंग के रेफरेंस में कम टेम्परेचर पे होती है, फिर भी 300 to 400 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो ये भी हायर टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रिएक्शन होती है। और देखा कि हम लोगों ने कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है डिक्रीज कर देती है। तो हम लोग कोक फॉर्मेशन कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बेसिकली जो कोक फॉर्मेशन हम लोग कंट्रोल करते हैं हाइड्रोजन प्रोवाइड करके। जितना ज़्यादा
हाइड्रोजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जितना ज़्यादा नहीं, हाइड्रोजन के एक मेंटेन करते हैं हम लोग प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, जिससे जो है ये कोक फॉर्मेशन कम हो और जिससे रिएक्शन ज़्यादा हाइड्रोक्रैकिंग की हो, जिससे हम लोग की वो फॉर्म हो बेसिकली जो अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है एरोमेटिक्स, ना कि जो कोक का फॉर्मेशन है। और जो हाइड्रोक्रैकिंग जो है ये भी हमने कहा कि ये अनफेवरेबल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, स्लाइटली एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये स्लो रिएक्शन है और इसका एक्सटेंट जैसे एरोमेटिक का कंसंट्रेशन हम लोगों ने इंक्रीज करता जाता है, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे रिएक्शंस कम होंगी, लेकिन जैसे स्टीम कैटालिटिक रिफॉर्मिंग हो गई तो एरोमेटिक फॉर्म हो गए, तो जैसे जैसे एरोमेटिक का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा मिक्सचर में तो वैसे वैसे ये रिएक्शंस ज़्यादा फास्ट होंगी। तो ये जो है इंक्रीज़ करती है रिएक्शन कब, जब एरोमेटिक का कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का, वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं, तो कैटलिस्ट ओवर द ईयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुए। पहले जो कैटलिस्ट इसमें यूज़ किया जाता था स्टीम रिफॉर्मिंग में, वो सिर्फ हम लोग जो एसिडिक नेचर वाले जो कंपाउंड्स हैं उन्हीं को हम लोग यूज़ करते थे, जैसे सल्फाइड ऑक्साइड्स होते थे, सल्फाइड के ऑक्साइड या सल्फाइड जैसे क्रोमियम के, निकल के, टंगस्टन के, इनके जो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स होते थे बेसिकली उनको प्रोसेस में यूज़ करते थे, तो बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन होती थी। लेकिन जो कैटलिस्ट डेवलपमेंट हुआ तो कैटलिस्ट इस तरह का हम लोग को इस प्रोसेस में चाहिए, जो बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि आइसोमराइजेशन हो जाए और साइक्लाइजेशन हो जाए और डिहाइड्रोजनेशन, बेसिकली तीन चीज़ें हम लोग चाहते हैं ना, कि डिहाइड्रोजनेशन हो जाए, आइसोमराइजेशन हो जाए और साइक्लाइजेशन हो जाए। तो ये तीनों चीज़ों को वो कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों चीज़ों को फेवर करे, किसको, डिहाइड्रोजनेशन को, साइक्लाइजेशन को और आइसोमराइजेशन को। तो ऐसे कैटलिस्ट होना चाहिए। तो ऐसे कैटलिस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, क्या खासियत हो सकती हैं, या तो उसमें बेसिकली जो हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में, वो बाई फंक्शनल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। बाई फंक्शनल का मतलब कि वो दो फंक्शन बेसिकली परफॉर्म करे। तो किस टाइप का जो कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बाई फंक्शनल कैटलिस्ट है। बाई फंक्शनल का मतलब दो फंक्शन परफॉर्म करे, तो इसमें दो टाइप के कंपाउंड्स भी हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा अगर दो टाइप के हम लोग फंक्शन चाहते हैं। तो एक जो कंपाउंड होता है वो मेटेलिक फंक्शन जो होता है, मेटेलिक फंक्शन होता है, और दूसरा फंक्शन होता है वो एसिडिक फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन हम लोग चाहते हैं जो ये कैटलिस्ट दे वो एसिडिक फंक्शन दे। तो मेटेलिक फंक्शन देने का क्या मतलब हुआ कि वो जो डिहाइड्रोजनेशन, भाई मेटल पे डिहाइड्रोजनेशन की रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है, तो जो मेटेलिक कंपोनेंट होगा आपका कैटलिस्ट का वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को फेवर करेगा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। और जो आपका ये एसिडिक कंपोनेंट होगा, ये जो मेटेलिक होगा, डिहाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनेशन, जो मतलब कैटलिस्ट सेम ही होते हैं दोनों प्रोसेस के लिए, चाहे आप हाइड्रोजनेशन कराइए चाहे डिहाइड्रोजनेशन कराइए, तो डिहाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनेशन को ये फेवर करेगा। और जो एसिडिक आप ले रहे हो कंपोनेंट कैटलिस्ट का, वो बेसिकली आइसोमराइजेशन और साइक्लाइजेशन, आइसोमराइजेशन और साइक्लाइजेशन को फेवर करना चाहिए, साइक्लाइजेशन। तो हमारा कैटलिस्ट कैसा होना चाहिए, बाई मेटेलिक होना चाहिए, मतलब बाई मेटेलिक होना चाहिए या बाई फंक्शनल होना चाहिए। दो फंक्शंस करें, एक क्या कौन सा करे कि डिहाइड्रोजनेशन का करे, और दूसरा फंक्शन कौन सा करे, वो दूसरा फंक्शन करे जो आपका आइसोमराइजेशन है या फिर आप साइक्लाइजेशन कहिए। तो जो मेटेलिक फंक्शन है उसके लिए जो कैटलिस्ट हम लोग चूज़ करते हैं वो बेसिकली नोबल मेटल जो है अपने, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ये नोबल मेटल्स हैं। तो बेसिकली ये कैटलिस्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है या तो प्लेटिनम सेपरेटली यूज़ किया जाता है, पहले पैलेडियम यूज़ किया जाता था, प्लेटिनम यूज़ करते हैं। तो या तो प्लेटिनम हम लोग सेपरेटली यूज़ करें या फिर किसी कंपाउंड के साथ, उसी ग्रुप के किसी कंपाउंड के साथ मिक्स कर दें। और जो दूसरा एसिडिक फंक्शन है वो बेसिकली हम लोग सल्फाइड्स चाहते हैं या ऑक्साइड्स चाहते हैं, किस क्रोमियम का हो, एमओ का हो, निकल का हो आपका, या टंगस्टन का हो, तो इनके हम लोग को ऑक्साइड्स भी चल जाएंगे और सल्फाइड्स भी हैं तो वो भी चल जाएंगे। तो इन दोनों का जो हम लोग मिक्स करते हैं
मतलब कैटलिस्ट दोनों को कॉम्बिनेशन से बनता है। अब क्योंकि कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसलिए जो पॉइजनिंग होती है या कैटलिस्ट का डीएक्टिवेशन होता है, वो कौन कौन से कंपाउंड्स डीएक्टिवेशन कर रहे हैं उसके बारे में भी स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग बेसिकली कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट पॉइजन काम करते हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है पूरे प्रोसेस में जो कैटलिस्ट के लिए, वो सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं। तो सल्फ़र कंपाउंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, जो हाइड्रोजनेशन बेसिकली वो जो मेटेलिक पार्ट है उस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाते हैं। जो मेटल जैसे प्लेटिनम मेटल है अपना कैटलिस्ट, जो मेटेलिक पार्ट है जो हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन दे रहा है, तो उस पे वो जाके चिपक जाएंगे या एड्जॉर्ब, चिपकना ठीक वर्ड नहीं, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जब एड्जॉर्ब हो जाएंगे तो एक्चुअली बेसिकली उसके जो एक्टिव साइट्स हैं जो बेसिकली काम करती हैं, डिहाइड्रोजनेशन करती हैं, वो काम नहीं कर पाएंगी। तो जो सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली हाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रोजनेशन को प्रिवेंट करेंगे। वो किस तरह प्रिवेंट कर देंगे, जो आपका कैटलिस्ट है उस पर जाके स्टक हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, एक और कुछ पॉइजन है जैसे नाइट्रोजन है और इसके डेरिवेटिव्स हैं, तो वो जो क्या करते हैं, अमोनिया फॉर्म कर देते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन तो हम लोग प्रोसेस में प्रोवाइड ही कर रहे हैं, तो ये अमोनिया बना देते हैं। अमोनिया जब बना देते हैं तो जो एसिडिक फंक्शन है कैटलिस्ट का उसको वो प्रिवेंट कर देता है। तो प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र कंपाउंड्स वो भी हमारे लिए हार्मफुल है, वो कैटलिस्ट पॉइजन का काम करेंगे। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स भी जो हैं वो भी हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो भी कैटलिस्ट का पॉइजन का काम करते हैं। और वाटर जो है ना, वो एक बहुत अजीब सा रोल प्ले करता है। अजीब का मतलब, आप वाटर अगर आपने कम रखा तब भी प्रॉब्लम, वाटर आपने ज़्यादा रख दिया प्रोसेस में तब भी प्रॉब्लम। वाटर जब ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा, वो हाइड्रोजन जो है ना स्ट्रिपिंग कर देता है। वाटर अगर एक्सेस वाटर में है तो हेलोजन्स की स्ट्रिपिंग कर देता है, और हेलोजन की स्ट्रिपिंग्स हो जाएगी तो जो आइसोमराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शंस है वो आपकी कम हो जाएगी। और क्रैकिंग ऑफ जो कैटलिस्ट क्रैकिंग कर रहा था उसकी एक्टिविटी भी ख़त्म कर देता है। तो एक्सेस वाटर है तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन नहीं होने देगा आपको, क्योंकि वो हाइड्रोजन्स की स्ट्रिपिंग कर देता है, निकाल देता है उसमें से। और अगर आपने वाटर कम रखा बाय चांस तो क्या करेगा कि ये मेथेन का फॉर्मेशन कर देता है। मेथेन का फॉर्मेशन जो होता है उसमें फैसिलिटेट कर देता है, मतलब उसमें ऐसे कैटलिस्ट काम कर देता है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा तो आइसोमराइजेशन नहीं, हाइड्रोजन कम आपने कर दिया तो ये क्या करेगा, मेथेन का फॉर्मेशन कर देगा। और इस स्टेज पे हम लोग मेथेन के प्रोडक्शन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम लोग एरोमेटिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो बेसिकली 3 कंपाउंड्स जो हुए वो हमारे लिए ख़तरनाक हुए। एक सल्फ़र के कंपाउंड्स जो हैं वो जो आपका मेटल कैटलिस्ट था उस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन नहीं होने देंगे। नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स हैं उनके डेरिवेटिव्स अमोनिया फॉर्म कर देंगे, तो फिर पता चला कि वो आपका जो आइसोमराइजेशन प्रोसेस हो रहा है उसको नहीं होने देगा। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो उसकी थी, आइसोमराइजेशन और साइक्लाइजेशन, और जो तीसरा वाटर प्रेजेंस है ज़्यादा प्रेजेंट हुआ तो आइसोमराइजेशन नहीं होने देगा, बेसिकली हाइड्रोजन्स की स्ट्रिपिंग कर देगा। और कम प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा कि फिर वो मेथेन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसलिए हम लोग को वाटर की कंटेंट जो है ना मेंटेन करना पड़ता है। अगर ज़रूरत होती है तो हम लोग इंजेक्ट भी करते हैं वाटर, उसमें प्रोसेस में डालते हैं। तो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं कि स्टीम का प्रोसेस, इस कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, किन स्टेप्स में होता है। तो जो मेजर स्टेप्स हैं उसमें आज हम लोग स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले फीड को प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो फीड प्रिपरेशन के लिए पहले तो फीड सिलेक्शन करना पड़ेगा। फीड सिलेक्शन के लिए हमारा टारगेट प्रोडक्ट क्या है, हमारा बेंजीन टारगेट प्रोडक्ट है, तो फीड दूसरा होगा। टॉलुइन हमारा ज़ाइलिन हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, तो फीड दूसरा होगा। क्योंकि हम लोग एरोमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेंजीन टॉलुइन ज़ाइलिन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर यही प्रोसेस अगर हम लोग गैसोलीन के बारे में पढ़ रहे होते तो फिर गैसोलीन का रेंज क्या होता है। उसके बाद फीड की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब जो उसमें पॉइजन्स हैं, कैटलिस्ट पॉइजन्स, उनको रिमूव करना पड़ेगा। कैटलिस्ट पॉइजन हमने देखा कि सल्फ़र उसके कंपाउंड्स होंगे, नाइट्रोजन उसके कंपाउंड्स होंगे, और जो थोड़ा बहुत कंपाउंड्स होते हैं जैसे आर्सेनिक वगैरह प्रेजेंट होता है तो उनको सबको रिमूव करना होता है। तो हम लोग प्री ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद फिर जो
जो कैटलिस्ट की प्री हीटिंग कर मतलब ये फीड की प्री हीटिंग करते हैं। बेसिकली जो रिएक्शन टेम्परेचर जैसे 300 to 400 डिग्री सेल्सियस है, तो सीधे रिएक्टर में हम लोग हीट नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थर्मल सिंटरिंग के चांसेस हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट हमने हीट प्रोवाइड कर दी तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है ना वो फिर परमानेंटली लॉस हो जाती है अगर थर्मल सिंटरिंग हो गई तो फिर प्री हीटिंग करते हैं। उसके बाद फिर रिफॉर्मिंग करते हैं। रिफॉर्मिंग में जो रिएक्शंस हैं डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन, आइसोमराइजेशन, वो रिएक्शंस होंगी। उसके बाद फिर जो कंपाउंड्स वहाँ से निकलेंगे उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेपरेशन भी जो एरोमेटिक्स का है चैलेंजिंग टास्क है, तो एरोमेटिक्स का सेपरेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये स्टेप्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको जो स्टेप्स हैं या रिफॉर्मिंग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में डिटेल में पढ़ेंगे।